हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी गोल्स। ये हैं सीटेट के 31 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें पेपर फर्स्ट के जो प्राइमरी लेवल का पेपर था उसमें सीडीपी के आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा मैं। इसमें जो पीछे के आंसर्स हैं वो चैनल पर पड़े हुए हैं, वीडियोज आप जाकर उस वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 से हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर, वहां देख लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 से हैं, तो शुरू करते हैं। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है छात्र जिसका अशक्त शरीर है, दूसरा ऑप्शन है मंदित छात्र, तीसरा विकलांग छात्र, या फिर चौथा ऑप्शन छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है? बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? अमूर्त मूर्त सांवेदिक, सांवेदिक मूर्त अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक मूर्त, या फिर चौथा ऑप्शन मूर्त अमूर्त सांवेदिक। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, सांवेदिक मूर्त अमूर्त। इसको याद करने का तरीका आप जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं वहां से भी अनुमान लगा सकते थे। संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते थे, अनुमान लगा सकते थे। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, या फिर दूसरा ऑप्शन अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, या फिर तीसरा ऑप्शन अध्यापक के पक्ष पर असफलता, या फिर चौथा ऑप्शन योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, किस चीज पर जोर होना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, या प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, या फिर तीसरा ऑप्शन अविभेदी समरूपी निर्देशों, या फिर चौथा ऑप्शन सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव को। तो ये सब निगेटिव, तो आपको कोई ऑप्शन लेना ही नहीं, चुनना ही नहीं है, पॉजिटिव ऑप्शन हमेशा लेना है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। हर बच्चे को, समावेशी कक्षा है तो उसमें हर बच्चे को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसलिए इसमें जो उसके अनुसार जो ऑप्शन होगा वो आपको चुनना था। तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? किस प्रकार फैसिलिटेट किया जा सकता है? इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ फैसिलिटेट। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, दूसरा ऑप्शन है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, तीसरा ऑप्शन है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर चौथा ऑप्शन समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन हो सकता था दूसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, लेकिन इसमें जो सही होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे ये ध्यान देना था, नहीं पूछा था उसने, क्या नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, ऑप्शन देखिए क्या है इसके। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दूसरा है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, चौथा ऑप्शन व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी करना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने में। जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसमें शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, अपसारी चिंतन। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन इसमें असतर्कता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, चौथा ऑप्शन अति सक्रियता, ये सही नहीं होंगे। इसमें सही होगा आपका ये थर्ड ऑप्शन, अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता की ये प्रमुख पहचान है, ये प्रमुख लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 26, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें,
विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, या फिर सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, या फिर दूसरा ऑप्शन, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। तीसरा ऑप्शन था, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। चौथा ऑप्शन, इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, जो वो त्रुटियां करेंगे तो उससे पता चलेगा कि उनमें क्या अभी कमी रह गई है, उनका अधिगम स्तर कितना है, कितना सुधार करना है। तो ये प्रक्रिया के लिए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है जो त्रुटियां हैं और उनकी समझ है। अगला क्वेश्चन, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, या फिर चौथा ऑप्शन, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तो इसमें जो सही होगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका, अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तीसरा ऑप्शन, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या फिर चौथा ऑप्शन, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अनुकरण या नकल और दोहराना, या फिर दूसरा ऑप्शन, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, या फिर तीसरा ऑप्शन, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, या फिर चौथा ऑप्शन, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो इसमें अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। सबसे प्रभावशाली माध्यम इन चारों ऑप्शंस में से होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अनुकरण, नकल और दोहराना नहीं, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना नहीं, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना नहीं। तो इसमें जो सही है आपका, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो ये हो गए कुछ 30 क्वेश्चंस के आंसर्स, आप लोग मिला लीजिए। ये था यहाँ तक हो गए 30, इसमें 19 से 30 तक थे। पीछे के जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनके वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।